अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है जी वो पावर रिसोर्सेज है और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और फ्रीक्वेंटली इस पे क्वेश्चन आते हैं कैम्ब्रिज के अंदर और हम इसकी बात करते हैं। हमारे पास एनर्जी के दो रिसोर्सेज हैं, खासतौर पे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और याद रहे यहाँ पर जो रिन्यूएबल हैं वो बार बार अपने आप को रिप्लेनिश कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल अपने आप को रिप्लेनिश नहीं करते और फॉसिल फ्यूल जितने भी होते हैं वो आपके नॉन रिन्यूएबल में फॉल करते हैं। ठीक है, विंड, वाटर, वेव, सनलाइट, ये सारे आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। कोल की हम बात करें तो कोल जो है वो डिफरेंट टाइप्स का है, 4 डिफरेंट किस्मों का होता है और इसमें मेन जो टाइप्स हैं वो बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट सबसे बेस्ट हैं। लिग्नाइट और पीट जो है वो इतने अच्छे नहीं हैं। और याद रखें कि इसमें मजीद जो कोयले की जो बर्नेबिलिटी है, उसके कार्बन कंटेंट और उसका मॉइस्चर कंटेंट ये डिटरमिन करता है कि वो कितना अच्छा है। सबसे अच्छा जो है वो बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट है। पीट जो है ऑन द अदर हैंड वो लो क्वालिटी कोल है। एंथ्रेसाइट बेस्ट क्वालिटी कोल है बिकॉज इसकी हीट भी बहुत ज्यादा है और इसकी बर्निंग भी बहुत ज्यादा है। कोल जो है बहुत जो है वो चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है, इजीली अवेलेबल है, इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। इसकी इंपॉर्टेंट जो आपके पास सोर्सेज हैं जहाँ पे ये पाया जाता है, सौर कोल फील्ड है और फिर उसके बाद आप देखें मच कोल फील्ड है, लाखड़ा कोल फील्ड है। ऑयल की बात करें तो हमारे पास जो मिनरल ऑयल है जो जमीन में से निकलता है, स्याह शक्ल में निकलता है, इसको हम लोग ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। और ये जो मिनरल ऑयल है ये हर जगह पे पाया नहीं जाता, आमतौर पर सैंडी एरियाज में पाया जाता है या सी बेड्स में पाया जाता है। और इसको जब निकालने के बाद हम साफ करने के अमल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए करते हैं या ऑयल रिफाइनरीज में इस अमल को किया जाता है। तो ऑयल रिफाइनरीज वो जगह है जहां पर आप बेसिकली ऑयल को साफ करते हैं। पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट नहीं है ऑयल में, उसकी रीजन ये है कि हमारी प्रोडक्शन बहुत कम है। ये वो स्ट्रक्चर है जहां पे ऑयल को निकाला जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये सैंडी एरिया है, ऊपर ये ऑयल रिग का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, उसने पाइप डाला हुआ है, पाइप से जो है वो तेल को सक किया जाता है और ये लिक्विड पोर्शन है और फिर उसके बाद नीचे भी हार्ड रॉक है। तो इस तरह से आमतौर पे सैंडी एरियाज में, सी बेड्स में ये पाया जाता है। ये वो स्ट्रक्चर है जिसके जरिए ऑयल को निकाला जाता है। ये मुकम्मल ऑयल रिग है। इसका जो लोहे का स्ट्रक्चर है उसे डायरेक्ट कहते हैं। जो मुख्तलिफ चीज़ें ऑयल में से निकलती हैं वो मेन जो है वो आपके पास पेट्रोल, डीजल है और लुब्रिकेंट्स हैं। फिर वो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हीटिंग के लिए सोर्सेज ऑफ पावर के तौर पे यूज होता है। पैराफिन्स, वैक्सेस, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक रबर, ये 4 ऐसे हैं जिनको आपको बड़े अच्छे तरीके से याद करना है। हमारे पास ऑयल पाइपलाइन है, वाइट पाइपलाइन भी इसको कहते हैं बिकॉज इसमें आपके पास रिफाइंड ऑयल जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ये रिफाइंड ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन की पोर्ट बिन कासिम से पाइपलाइन स्टार्ट होती है और ये महमूद कोट तक और महमूद कोट से फैसलाबाद तक आती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेट्रोलियम जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से किया जाता है, जैसे रेल के जरिए भी किया जाता है, रोड के जरिए भी किया जाता है, पाइपलाइन के जरिए भी किया जाता है। इसमें सबसे जो बेस्ट है वो पाइपलाइन ही है बिकॉज सेफ भी है और मुसलसल बगैर किसी रुकावट के आप तक पहुंचता है। और फिर उसके बाद ये भी है कि जो बाय ट्रक्स या ट्रेलर्स के जरिए इसकी ट्रांसपोर्टेशन कोई इतनी आसान नहीं, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। अब रेल के जरिए कहें तो रेल भी बहुत, अगर गैस पाइपलाइन से जो है वो पाइपलाइन से कोई बेहतर है चीज तो वो कोई भी नहीं है, लेकिन उससे अगर कम कोई बेहतर है तो दैट इज रेल ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रेल। और रेल टैंकर्स होते हैं उनके जरिए की जाती है और ऑयल टैंकर्स होते हैं ऑयल ट्रेलर्स के जरिए, जो है वो ट्रेलर्स बड़े बड़े आपने देखे होंगे सड़कों में घूमते हुए, उनके जरिए भी इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन सऊदी अरेबिया की है, चाइना की है और फिर कनाडा की है। पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन बहुत कम है, इस वजह से हमें ज्यादातर ये बाहर से मंगवाना पड़ता है। अगर हम बात करें नेचुरल गैस की तो नेचुरल गैस एक बेहतरीन फॉसिल फ्यूल है। या आमतौर पर जहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हों वहाँ पे नेचुरल गैस लाजमी मौजूद होती है। सबसे पहले पाकिस्तान में सुई के मुकाम पर डिस्कवर हुई थी और फिर उसके बाद इसका नेटवर्क पूरे कंट्री में फैला दिया गया। अगर इसको बहुत ठंडा और बहुत प्रेशर दिया जाए तो ये LPG के अंदर चेंज होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और अगर इसको ठंडा किया जाए और सिर्फ कंप्रेस किया जाए तो हमारे पास CNG में कन्वर्ट होती है। इससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत इफेक्टिवली प्रोड्यूस होती है। और फिर उसके बाद जो है गैस के अंदर स्मेल नहीं होती। एमोनिया आमतौर पर इसमें डाला जाता है ताकि ये
स्मेल दे और इसकी लीकेज का पता चल सके। लार्जेस्ट कंज्यूमर जो है गैस का वो आपकी इंडस्ट्री है 51%, डोमेस्टिक यूजेस जो है घरेलू इस्तेमाल जो है उसका 39%, और फिर उसके बाद बाकी के 6.5% ट्रांसपोर्टेशन के लिए एंड अदर पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल होती है। ये एक गैस पाइपलाइन है, आप ये देखें सबसे पहले सुई पे डिस्कवर हुई, यहाँ से कोट अद्दू, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर और पिशावर तक पहुंचाई गई। देन ये कोयटा तक पहुंचाई गई, देन उधर से हैदराबाद और फिर कराची को भी इसकी एक लाइन पूरी मुकम्मल तौर पे आ रही है। देन वी हैव न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी एक बड़ा जबरदस्त सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है और एक परमानेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी 24/7 अवेलेबल है। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन ये भी है कि इसके लिए जो फ्यूल है वो इजीली अवेलेबल नहीं है। फॉसिल फ्यूल्स इसमें नहीं यूज होते, इसमें स्पेशल फ्यूल यूज होता है जिसे हम यूरेनियम के नाम से जानते हैं। ये इजीली अवेलेबल नहीं है, अगर इसकी कहीं लीकेज हो जाए तो वो बहुत नुकसानदेह होती है और बहुत ज्यादा तबाही भी पहुंचाती है। एडवांटेजेस क्या है? रिलायबल सोर्स है, लार्ज आउटपुट है और लॉन्ग लास्टिंग है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसको बनाना, इसको मेंटेन करना और इसकी हिफाजत करना इंतहाई टफ होता है। इसमें दो प्रोसेसेस होते हैं, एक प्रोसेस में यूरेनियम के एटम्स को तोड़ के एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है और बहुत हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट को स्टीम जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्यूजन प्रोसेस में दो एटॉमिक एटम्स को आपस में मिलाते हैं, उनसे जो एनर्जी जनरेट होती है सेम स्टीम की यूटिलाइजेशन, स्टीम की जनरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास दूसरे सोर्सेस ऑफ एनर्जी में ऑल्टरनेट में विंड पावर है, बायोमास है, सोलर एनर्जी है, जिनका जिक्र आगे करते हैं। थर्मल एनर्जी जो है वो थर्मल के लिए कोई भी चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोयला यूज कर सकते हैं, गैस यूज कर सकते हैं, ऑयल यूज कर सकते हैं। पाकिस्तान जो है एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है, तो हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी से भी, हम थर्मल सोर्सेज से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसका एक स्केच आपके सामने है, स्केच पेपर में भी आ सकता है। आप के पास ये पानी होता है पाइपलाइंस के अंदर, उसको आप हीट से करते हो, स्टीम जनरेट करते हो, स्टीम से टरबाइन और टरबाइन से जनरेटर जो है वो चलाते हैं। जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और वो फिर पूरी कंट्री के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, बड़ा चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है, अबंडेंटली अवेलेबल है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसके अंदर सिंपल डैम में पानी को स्टोर करते हैं, पानी के फ्लो को इस्तेमाल की जाती है, पानी की फोर्स को इस्तेमाल करते हैं टरबाइन को घुमाने के लिए, टरबाइन जनरेटर को, अल्टीमेटली जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये एक दूसरा स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास टनल है, पानी का फ्लो जो है वो टरबाइन को घुमा रहा है और टरबाइन जो है वो जनरेटर को घुमा रही है और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। विंड पावर है हमारे पास, विंड मिल्स जो है वो अपनी फ्लो से, अपनी चलने के अमल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, और ये भी एक खूबसूरत अमल है। तो विंड पावर जो है वो 24/7 अवेलेबल है। विंड मिल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं और बहुत सारी जो विंड पावर है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, लिमिटलेस है, रिन्यूएबल है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि विंड टर्बाइंस जो है वो बड़ी कॉस्टली हैं और हर जगह पे इंस्टॉल नहीं हो सकती। टाइडल एनर्जी की हम लोग बात करें तो टाइडल्स एनर्जी, चूंकि पाकिस्तान पास एक बड़ी कोस्ट लाइन मौजूद है तो यहाँ पर इंस्टॉल हो सकती है और फिर उसके बाद इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हो। पानी का फ्लो जो है मुसलसल टरबाइंस को घुमाता है और टरबाइंस आगे जनरेटर को घुमाती हैं और अल्टीमेटली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। वेव पावर जो है ये हमने लास्ट टाइम अभी ये वेव पावर थी, वेव्स जो हैं वो मुसलसल टरबाइंस को घुमा रही होती हैं। टाइडल एनर्जी के अंदर आप देखें हाई टाइड और लो टाइड होता है। हर महीने की 14वीं तारीख को 14th of every month हुई जो मून है, फुल मून होता है और पानी जो है वो जमीन की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसका लेवल राइज कर जाता है। तो ये जो दीवार आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं इसके अंदर सुराख है, उसमें से वो पानी गुजर जाता है और स्टोर हो जाता है छोटे छोटे डैम्स में। जब वो पानी वापस फ्लो करता है तो उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सोलर एनर्जी है, फोटोवोल्टिक सेल इस्तेमाल किए जाते हैं इसमें और फोटोवोल्टिक सेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सोलर एनर्जी एक अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसमें पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा ये एनर्जी मौजूद भी है। उसकी रीज़न हमारे पास सनी डेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि क्लाउडी डेज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती और रात के टाइम भी प्रोड्यूस नहीं होती। देन हमारे पास बायोमास है। बायोमास जो है जितना भी फार्म पे आपके पास वेस्ट जनरेट होता है, फार्मर उसको बर्न करके या स्टोर करके जो है बड़े वेल्स के अंदर तो इस्तेमाल करता है। प्लांट और एनिमल मटेरियल जितना भी इकट्ठा होता है उसको जब इस्तेमाल किया जाता है तो वो बायोमास के अंदर शामिल होता है। उसमें कैसे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है? या तो उसको फर्मेंट करके गैस प्रोड्यूस कर दी जाती है या उसको बर्न करके
हीट प्रोड्यूस कर ली जाती है। बायोगैस जो है, बायोगैस बायोमास से ही प्रोड्यूस होने वाली गैस है। जितना भी फॉर्म वेस्ट होता है उसके वेल में डाल के उसको फर्मेंट कर लेते हैं विद रिटर्न स्टोन्स, इथाइलिन जैसे, और उससे जो गैस है वो के फार्मर फिर अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करता है। जियोथर्मल की बात करें तो ये हर जगह मौजूद नहीं है। जियोथर्मल में होता ही है पानी को, ठंडे पानी को अंदर पंप करते हैं, वो हीट की, अर्थ की हीट की वजह से बॉइलिंग वाटर में और स्टीम में जनरेट में कन्वर्ट हो जाता है और उस स्टीम को टरबाइन को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो ये डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो कि पाकिस्तान में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इनको इस्तेमाल करके कंट्री को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। वॉल्केनिक रीजन्स पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इन तमाम एनर्जी रिसोर्सेज के अलावा हमें इस चीज़ की, इस अमर की ज़रूरत है कि हमने एनर्जी को कंजर्व कैसे करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है ताकि तमाम तर फ्यूचर जनरेशंस के लिए अवेलेबल रहे। वीडियो के आखिर में आप लोग सारे इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।